हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 का रिवीजन ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग रिवीजन करेंगे बच्चों एपी का। किसका रिवीजन करेंगे? एपी का। तो बेटा देखिए, आप लोगों का पेपर 20 तारीख से है, तो हम जल्दी जल्दी बच्चों रिवीजन ख़त्म कर लेते हैं। मैं जितना अच्छे से हो सकूँगा आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा बच्चों। चलिएगा, एपी। एपी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एपी है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बेटा, वो प्रोग्रेशन जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे मैंने लिख दिया A1, A2, A3, A4, A5 लाइक दिस। तो सबके बीच में जो डिफरेंस होगा बेटा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। उसे हम एपी बोलते हैं। ए इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म, टी इक्वल टू होता है कॉमन डिफरेंस, ए एन होता है nth टर्म, इसे बोलते हैं nth टर्म, एस एन होता है सम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बेटा एपी के जो आपको पता होने चाहिए। चलिएगा, सबसे पहले बेटा एक नंबर में आप लोगों के यहां आ जाता है चेक करने के लिए एपी। सारे बच्चे बताइए मुझे, क्या इनमें से कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है? तो बेटा अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया आपको कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस सब में सेम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बीच में 4, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2 सेम नहीं है। यहां पर 10, यहां पर 10, यहां पर 10। तो बेटा ये तो एपी नहीं है और ये हमारी एपी है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल सेम है। चलिएगा बेटा, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, जो जनरल फॉर्म होती है बेटा याद रखिएगा, आप सब लोग जानते हैं जनरल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, तब भी बता रहा हूं, ये होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है बेटा। तो आपके यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। आपके यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे सपोज ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है, उसने बोल दिया फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए 10। सेकंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए प्लस डी 10 प्लस 10। थर्ड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए प्लस 2डी यानी 10 प्लस 20 30। फोर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए प्लस 3डी 10 प्लस 30। तो बेटा इस तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पूछ लेते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो चलिएगा बच्चों, देखिए बच्चों, ये होती है बेटा जनरल फॉर्म, याद रखिएगा। और हम लोग कैसे बताएंगे कि वो एपी है नहीं? सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या होना चाहिए? सेम। देखिए बेटा, अब मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको पहले वीडियो पॉज करनी है, उसे सॉल्व करके देखना है।
आपको पहले वीडियो पॉज करनी है, उसे सॉल्व करके देखना है। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं हो पाएगा तब वीडियो को आगे देखिएगा बच्चों। ये होता है प्रैक्टिस करने का तरीका। ये होता है मेरे बच्चों प्रैक्टिस करने का तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो देखिए। तो बेटा 30 टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 30। तो बेटा जो टर्म फाइंड करना होता है वो होता है n। जो टर्म फाइंड करना होता है वो होता है n। फर्स्ट टर्म होता है a, d होता है कॉमन डिफरेंस, ये माइनस ये। तो उसने पूछा है बेटा 30 टर्म। तो हमारा nth टर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? nth टर्म होता है nth a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसने पूछा है 30। तो a की वैल्यू है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 30। तो 10 माइनस 29 3 सा 87। तो बेटा ये आ गया आप लोग का आंसर। समझा सारे बच्चों को? चलेगा बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच टर्म ऑफ एपी। इसने बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो बेटा कंसेप्ट को समझिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा टर्म एपी का ये है, कुछ भी दे सकता है वो, कुछ भी, कि विच टर्म ऑफ एपी इज दिस। तो आपने क्या करना है भाई बच्चों, जब भी आपसे पूछे, जिस टर्म के बारे में पूछ रहा है उसे ए एन मान लो। क्या मान लो? ए। सबसे पहले उसे ए एन मान लो। उसके बाद बच्चों ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 5 है। ए एन की वैल्यू रखो 78, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5। तो क्या बेटा 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 5 से कैंसिल आउट हो गया बेटा 15 टाइम्स, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू आ गई 16। तो बेटा कौन सा टर्म होगा? 16th टर्म। कंसेप्ट समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? में क्या कह रहा हूं, कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट ये है कि जब भी आपसे वो पूछे कि कौन सा टर्म ये है, जब भी आपसे पूछे वो कि कौन सा टर्म ये है, तो जिस टर्म के बारे में पूछ रहा है उसे ए एन मानेंगे। ए की वैल्यू दी होगी, डी की वैल्यू दी होगी, एन की वैल्यू निकाल देंगे। जो एन की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका आंसर होगा बेटा, आंसर। तो चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? हाउ मैनी, आपके यहां आ रखा है कई बार, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो बेटा सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो इसने हमसे पूछा हाउ मैनी, तो मान लो n, n मान लिया। तो जो पहला नंबर होगा जो डिविजिबल होता है 7 से 105, दूसरा क्या होता है बेटा 112, और लास्ट वाला क्या आता है 994। तो बेटा जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सी बात है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। जो पहला टर्म आएगा a हो जाएगा, d क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और जो लास्ट वाला टर्म होगा इसे मान लेंगे n। फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, d मिल जाएगा, ये माइनस ये, और जो लास्ट वाला टर्म होगा उसे मान लेंगे an, और फॉर्मूला लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों an का।
डी की वैल्यू 7। समझा मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है बेटा, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा n-1 इंटू 7। इसको घटा दीजिए बेटा, कितना बचेगा? 994,105। ये हो जाएगा बेटा 14 - 5 9, और ये बचेगा बच्चों 8, और ये बचेगा 8, हो जाएगा 8 8 9। तो n-1 हो जाएगा 8 8 9/7। देखिए 7 से ये डिवाइड हो रहा है क्या? ठीक है बेटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 7 7 जा, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 127, और n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 128। तो बेटा जब भी आपसे वो पूछे, ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपसे वो ऐसे क्वेश्चन के बारे में पूछे कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ऑफ दिस, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा अगर 3 डिजिट की बात कर रहा है तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर देखेंगे। अगर 2 डिजिट की बात कर रहा है तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर देखेंगे, और लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर देखेंगे। समझ में प्यारे बच्चे, अगर 2 डिजिट की बात कर रहा है तो सबसे पहला 2 डिजिट और लास्ट वाला 2 डिजिट। ठीक है बेटा, समझ आया सबको? चलिएगा बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है? पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद करके देखना है, और अगर नहीं होगा तो वीडियो देखनी है। आप क्या क्वेश्चन आ सकता है कई बार, फाइंड सम अप टू 10th टर्म। सम फाइंड करना है प्यारे बच्चों अप टू 10th टर्म। देखो जहां तक फाइंड करना है वो हो जाएगी n की वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा a, d हो जाएगा 5, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल 2a की वैल्यू 2 2 4 प्लस 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 49, और ये हो जाएगा बेटा 245 आपका आंसर। बहुत इजी है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, 10th टर्म जहां तक पूछा है वो n की वैल्यू हो जाएगी, और फॉर्मूला लगा देंगे। जब भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको क्या करना है? आपको पहले वीडियो पॉज करनी है, खुद करके देखना है, जब नहीं होगा तो फिर आंसर देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ रखा है कई बार, मैं बता रहा हूं। इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड सम ऑफ, बेटा ट्राई कीजिएगा, खुद करना ट्राई कर दो, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म is 289. Find sum of first n terms. तो देखो बेटा उसने क्या दिया है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। इसका मतलब उसने दिया है, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब उसने दिया है S7। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब उसने दिया है मेरे प्यारे बच्चों S7। क्या दिया है? 49। फॉर्मूला लगा दो, Sn का फॉर्मूला पता है आपको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2 a की वैल्यू a, मान लो फर्स्ट टर्म a मान लो और कॉमन डिफरेंस d मान लो। ठीक है, तो जाएगा बेटा n-1 7 - 1
हो जाएगा 7 माइनस 1d। 7 माइनस 1d इसका मतलब हो जाएगा बच्चों 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6d इक्वल टू 49। 7 से 7 टाइम्स 1/2 2 बार आ गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। 2 से 2 गया मेरे प्यारे बच्चों a प्लस 3d इक्वल टू। नेक्स्ट टाइम उसने क्या दिया 17 बराबर 289 यानी मतलब 17/2 2a प्लस देखो 17 माइनस 1 16d 289। तो 17 से कट जाएगा 17 टाइम्स तो जाएगा 1/2 2 बाहर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो a प्लस 8d इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 17। इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा अब हमारे पास मिल गई इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल चुकी है। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। हाँ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल चुकी है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 a प्लस 3d एलिमिनेशन लगा दो, एलिमिनेशन माइनस 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 के 5d बराबर माइनस का 10। तो d बराबर आ गया 2। d की वैल्यू यहां पर रख दो तो a प्लस 6 बराबर 7 a की वैल्यू आ गई पहले बच्चों में। d की वैल्यू किसी में भी रख दो। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में रखी है मैंने। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज का मतलब मेरे प्यारे बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखी है। आपकी मर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसने हमसे पूछा है Sn यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसने हमसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों Sn। आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कीजिएगा और नहीं हो पाए तब देखिएगा। तो 2a की वैल्यू 1 तो 2 हो गया, n माइनस 1 d की वैल्यू 2 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल आउट n/2 इंटू 2n n स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट को समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो बेटा कंसेप्ट को समझो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर क्या है, आप कहोगे 5। 5 से डिवाइड होने वाला दूसरा नंबर क्या है, आप कहोगे 10। 5 इंटू 2। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 5 से डिवाइड होने वाला तीसरा नंबर क्या है तो आप कहोगे बेटा 15। 5 इंटू 3। इसका मतलब अगर आपको किसी के भी डिवाइजर्स निकालने हो तो कैसे करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का पहला डिवाइजर क्या होगा 6। 6 का दूसरा नंबर क्या होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, 6 इंटू 2 12। तीसरा क्या होगा 18 24। और 14th वाला क्या होगा, 14th वाला क्या हो जाएगा 6 इंटू 40। सिंपल सी बात है बेटा। जब पहला नंबर पूछने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा नंबर पूछने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि तीसरा नंबर बताओ, फर्स्ट थर्ड नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 3 से 18। तो अगर मैं पूछूं 14 नंबर तो कौन सा हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल।
अब उसने हमसे पूछा है सम, n की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 40 है। कितनी है? n की वैल्यू 40 है। तो उसने हमसे पूछा है एस एन n अपॉन 2 2a प्लस n की वैल्यू बेटा 40, तो 40 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा 39 इंटू, देखो बेटा a की वैल्यू भी 6 और d की वैल्यू भी 6, घटा के देखो तो जाएगा बेटा 20, 12 प्लस 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 6 9 सा 54 और 6 सा 18 प्लस 5 23, ये हो जाएगा पहले बच्चों। तो 20 इंटू इनको ऐड कर दो तो हो जाएगा बच्चों 4 2 6 3 1 4 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बच्चों 4920। तो ये बच्चों ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ आ रही मेरी बात सारे बच्चों को, मैं क्या कह रहा हूं? तो बेटा इस तरीके का क्वेश्चन देखो, वो आपसे कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं वो आपसे कुछ भी पूछ सकता था। वो आपसे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। अगर वो आपसे बोल देता 5, सपोज वो आपसे बोल देता 5, 6 की जगह 5 कर देता, तो आप क्या करते हैं? पहला क्या हो जाता? 5, फिर 10, 15, 20 और 14 क्या हो जाता? 200। 40 के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कंसेप्ट समझिए। वो आपसे 5 के लिए भी बोल सकता है, 6 के लिए भी बोल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, कीजिएगा बेटा। मैं कोई भी क्वेश्चन जब कराऊं तो उसको पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। तो बेटे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो आपके यहाँ कई बार आ चुका है। इसने बोला है ए सम ऑफ 700 रुपीज, कितना? 700 रुपीज इज डिवाइडेड इंटू 7 कैश प्राइजेस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा बेटा। एक सम है 700 रुपीज का, कितने का? 700 रुपीज का। उसे मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 कैश प्राइस में इन ए स्कूल, एक स्कूल में। तो बोल रहा है इफ ईच कैश प्राइस इज 20 less than preceding price. If each cash price is 20 less than the preceding price, इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि हर नेक्स्ट वाला जो होगा, जो नेक्स्ट वाला प्राइस होगा, सपोज मैंने एक को दिया 50 रुपया, मैंने सपोज एक को 50 रुपीज दिया, तो जो मैं अगले को दूंगा वो 20 कम करके दूंगा। यानी हर नेक्स्ट बंदे का जो प्राइस होगा वो पिछले वाले से 20 कम होगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना कम होगा? 20। तो बोला फाइंड प्राइसेस, हमें प्राइस फाइंड करने हैं। तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट प्राइस x रुपीज, तो मैंने मान लिया मैंने पहले को x रुपीज दिया, तो दूसरे को कितना दूंगा? x प्लस 20। उस अगले वाले को कितना दूंगा? और 20 कम। उस अगले वाले को कितना दूंगा? और 20 कम। उस अगले वाले को कितना दूंगा? और 20 कम। उस अगले वाले को और 20 कम, और उस अगले वाले को और 20 कम।
इसको दिया x, तो अगले वाले को 20 माइनस कर दिया, उससे अगले वाले को और 20 माइनस कर दिया, उससे अगले वाले को और 20 माइनस कर दिया। तो समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? n की वैल्यू है 7। इसका मतलब हमारे पास एक चीज गिवन है, S7 बराबर है 700। बेटा टोटल स्टूडेंट 7 है, कितने हैं? 7 कैश प्राइजेस है, कितने? 7। तो इसका मतलब मुझे 7 लोगों में 700 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कितने करने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7 लोगों में 700। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? S7 की वैल्यू है 700। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? S7 की वैल्यू है 700। तो हम बेटा सॉल्व करेंगे। तो S7, देखो बेटा A की वैल्यू हो जाएगी x और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A2 माइनस A1, A1 A2, तो A2 माइनस A1 माइनस x माइनस 20 आ जाएगी बेटा। तो S7 बराबर 700, यानी कि 7/2 2a, a की वैल्यू x प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू माइनस का 20, 7 से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बेटा 2x, ये हो गया बेटा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 6। तो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 120। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 इक्वल टू 200। इधर पहुंच जाएगा बेटा, हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 320। देखो 120 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 320, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 160। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? मेरा पहला कैश प्राइस कितने का आ गया? 160। दूसरा कितने का आएगा? 140। तीसरा कितने का आएगा? 120। ये कितने का आएगा? 100। नेक्स्ट कितने का आएगा? 80। नेक्स्ट कितने का आएगा? 60। और ये कितने का आएगा बेटा? 40। तो बेटा आप लोगों को पता चल गया 7 कैश प्राइजेस, ठीक है बेटा? तो आप सबको समझ में आएगा बेटा। तो एपी में जिन जिन तरह के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं, मैंने आपको बता दिया। और कुछ चीजें हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 की मैं बताना चाह रहा हूं आपको। चैप्टर नंबर 2 की है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 की है, जो मैंने नहीं बताई। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ फ्रूट्स, देखो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसे बोलते हैं रूट एग्जिस्ट। अगर ग्रेटर देन 0 आए तो रूट एग्जिस्ट। अगर लेस देन 0 आए तो रूट नॉट एग्जिस्ट। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं। तो बेटा आप लोग चेक करेंगे, a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू हो गई। तो b² माइनस बेटा 9 माइनस 40, ये हो गया बेटा माइनस का 31। माइनस का 31 लेस देन 0, माइनस का 31 लेस देन 0। इसका मतलब क्या है बच्चों? लेस देन 0, रूट नॉट एग्जिस्ट, रूट नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका फाइंड करेंगे b² माइनस के 4ac। बहुत सिंपल है, आप क्या कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो -6 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू है, c की वैल्यू ये 2 इंटू 3, तो बेटा 36 माइनस 4 टू द 8 आ जाएगा बेटा 12 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब बेटा रूट एग्जिस्ट। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे बताएंगे
कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं कल हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।